भाग जाओ बेटे भाग जाओ। दर्द में तड़पते एक आदमी ने चिल्लाकर कहा। बगल में पड़ी एक औरत की लाश, जिसकी आंखों में ममता साफ साफ दिख रही थी, और एक तरफ पड़ा किसी बूढ़े आदमी का शरीर। वह आदमी फिर एक बार चिल्लाकर कहता है, भाग जा बेटा। लेकिन तभी कोई उसे गोली मार देता है और वो शिव की तरफ बढ़ता है। उस पर गोली चलाने वाला होता है कि अलार्म बज जाता है और शिव की नींद खुल जाती है। वो डर के मारे कांप रहा होता है। ये सपना उसे पिछले कई दिनों से आता है, जिसके दर्द को वो जागने के बाद भी महसूस करता है। शिव अपने आप से कहता है, क्या हो गया है मुझे, क्यों ये सपना बार बार मुझे आता है। एक बार फिर वो इन सब सोच को हटाकर उठ जाता है। राजवंशी सदन। आज सुबह से ही घर में बहुत चहल पहल है, क्योंकि आज राजवीर और ममता जी की 35वीं सालगिरह है। राजवीर राजवंशी एआर कंपनी के मालिक और इंदौर के अमीर लोगों में से एक हैं। ममता जी एक कुशल गृहिणी हैं। दोनों लोग सुबह की आरती करते हैं और अमरेश और कौशल्या जी का आशीर्वाद लेते हैं। अमरेश जी, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि किचन से आवाज आती है। बातें हो गई हों तो नाश्ता तैयार है। तभी बाहर निकल कर आता है एक 24 साल का लड़का, 6 फीट का, गोरा रंग, अच्छी बॉडी, चेहरे पर मासूमियत लिए आकर राजवीर और ममता के पैर छूता है और कहता है, शादी की सालगिरह मुबारक हो मालिक मालकिन। इतना सुनते ही ममता और राजवीर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, शिव, हमने आपको कितनी बार कहा है कि आप हमें मालिक ना बुलाया करें, आप हमारे बेटे जैसे हैं। तभी शिव मुस्कुराते हुए कहता है, माफ कीजिएगा बाबा साहेब। राजवीर खुश होते हुए कहते हैं, जीते रहो, भगवान तुम्हें खुश रखे। शिव जाकर दादा दादी के पैर छूता है और उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है। सब लोग नाश्ता करने बैठ जाते हैं तो राजवीर पूछते हैं, बाकी सब कहाँ हैं। तब तक अपने कमरे से निकलकर शिवानी आती हुई कहती है, माफ कीजिए पापा जी, वो अखिल को स्कूल के लिए तैयार करने में देर हो गई। राजवीर मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, वैसे कहाँ हैं हमारे छोटे राजकुमार। तभी एक 5 साल का बेहद क्यूट बच्चा निकल कर आता है और राजवीर के पैर छूता है और कहता है, गुड मॉर्निंग दादू। फिर शिव के पास आता है और गोद में चढ़ जाता है और कहता है, गुड मॉर्निंग चाचू। शिव, गुड मॉर्निंग। अमित भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। शिवानी नाश्ता लगाने लगती है तो शिव कहता है, भाभी माँ, आप रहने दीजिए, मैं लगा देता हूँ। तो शिवानी कहती है, नाश्ता तो आपने ही बनाया था, तो कम से कम लगाने तो दीजिए। आप बैठिए, हम लगाते हैं। ये सुनते ही ममता को पता चल जाता है कि आज फिर शिव ने वही सपना देखा। वो कुछ पूछने वाली होती है कि तभी राजवीर कहते हैं, अरे गौरी कहाँ है। ऊपर से आवाज आती है, हम यहाँ हैं बाबा। तभी ऊपर से एक 20 साल की बेहद खूबसूरत, नीली आंखें, लंबे बाल, ब्लू जीन्स और वाइट टी शर्ट में एक लड़की नीचे उतरती है। उसे आता देख शिव की आंखें तो उस पर जम ही जाती हैं, लेकिन वो अपनी आंखें उस पर से हटा लेता है। जी हाँ, शिव गौरी से प्यार करता है, पर गौरी उससे नफरत करती है, क्योंकि उसे लगता है जब से शिव आया है उसके माँ और दादी माँ का प्यार उसके लिए कम हो गया है। गौरी आकर नाश्ता करने बैठ जाती है, अपने माँ और बाबा को एनिवर्सरी विश करती है। अमित सबको बताता है कि आज शाम पार्टी होटल पर्ल में है और सारे इंतजाम हो गए हैं। सब नाश्ता करते हैं, लेकिन ममता अभी भी शिव पर ही अटकी हुई है। वो शिव से बात करना चाहती है, लेकिन बाद में बात करने का सोचकर रह जाती है। सब नाश्ता करके जाने लगते हैं। अमित ऑफिस चला जाता है और शिव और गौरी कॉलेज के लिए निकलते हैं। शिव सबके पैर छूता है। दादी के पैर छूने जाता है तो दादी कहती हैं, अरे मेरे पैर मत छुआ कर, अभी मेरी उम्र ही क्या है, ये सब इस बूढ़े के लिए बचा कर रखो। अमरीश जी ये सुनकर नकली गुस्सा करते हुए कहते हैं, अच्छा मैं बूढ़ा हूँ तो तुम क्या 16 साल की जवान हो। उन दोनों की बात सुन शिव बोलता है, अच्छा ठीक है, आप दोनों लड़ना बंद करो और बाय माई डार्लिंग दादी कहते हुए बाहर चला जाता है। ये सुनकर गौरी चिढ़ जाती है। दोनों कार में बैठकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। आधे रास्ते में गौरी गुस्से से कहती है, कार रोको शिव। शिव समझ जाता है कि आज फिर वर्मा सर की क्लास नहीं कर पाएगा। वो कार से निकलता है तो गौरी उसे गुस्से से घूरते हुए
कार लेकर निकल जाती है। हमेशा यही होता था। जब भी गौरी को गुस्सा आता था, वो उसे कार से निकल जाने का बोलकर कार लेकर निकल जाती थी। शिव कभी समझ नहीं पाता था कि वो उससे इतना गुस्सा क्यों रहती है। शिव किसी तरह कॉलेज पहुंचता है। उसे काफी देर हो चुकी थी। वो क्लास में जाने को होता है कि तभी एक रौबदार आवाज आती है, रुक जाओ। शिव देखता है, सामने वर्मा सर खड़े हैं, जो उसे गुस्से से घूर रहे हैं। वर्मा सर चिल्लाते हुए कहते हैं, शिव आज फिर तुम लेट आए हो। रोज रोज लेट आकर तुम थक नहीं जाते। वर्मा सर उसे खूब सुनाते हैं, जिसे सुन सारा क्लास उस पर हंसने लगता है। गौरी और उसके दोस्त भी ये सब सुन हंसते हैं। वर्मा सर शिव को कहते हैं, तुम आज बाहर खड़े रहोगे और क्लास के बाद ऑफिस में आकर मिलोगे। शिव जी सर कहकर बाहर आ जाता है। क्लास खत्म होने के बाद शिव ऑफिस में जाता है और एक बार फिर डांट का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद शिव जब ऑफिस से बाहर आता है तो कोई उसे कहता है, तो आज फिर उसने बीच रास्ते में छोड़ दिया। शिव उस तरफ देखता है तो वो कोई और नहीं, समीर ही होता है। समीर शिव का इकलौता दोस्त है। समीर का परिवार और राजवीर जी के परिवार में बहुत दोस्ती थी। शिव समीर को उनकी पार्टी में मिला था, तब से दोनों दोस्त बन गए। समीर शिव को बिल्कुल अपने भाई जैसे मानता था और शिव भी उससे कुछ नहीं छिपाता था। तभी शिव कहता है, अरे नहीं नहीं, वो आज मैं लेट उठा था ना, इसलिए लेट हो गया। शिव झूठ बोलता है तो समीर कहता है, पर मैंने तो पूछा ही नहीं कि तू लेट क्यों हुआ। शिव झेप जाता है और कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। समीर कहता है, बेटा तुम ना हमसे झूठ नहीं बोल सकते, जानते हो ना। शिव कुछ नहीं बोलता तो समीर हल्के गुस्से से कहता है, तुम क्यों उसे बार बार बचाते रहते हो। शिव तब भी कुछ नहीं बोलता है और वहां से जाने लगता है। तो फिर समीर कहता है, यार जब तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो बता क्यों नहीं देते। इतना सुनते ही शिव रुक जाता है और कहता है, यार तू तो जानता है कि मेरे पिताजी बाबा साहब के ड्राइवर थे। उनके जाने के बाद उन्होंने ही मुझे सहारा दिया। वो मालिक है मेरे, और मालिक और नौकर की कभी बराबरी नहीं होती। उनके बहुत एहसान है मुझ पर। ये बंदिशें हैं जिन्हें मैं चाह कर भी नहीं तोड़ सकता। समीर सब कुछ सुनता है लेकिन कहता कुछ नहीं। तभी शिव कहता है, अरे ये सब छोड़, चल कैंटीन चलते हैं। समीर समझ जाता है कि शिव बात को टालने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी बात आगे ना बढ़ाकर कहता है, तू चल, मैं ये बुक वापस करके आता हूँ। शिव कैंटीन की ओर चला जाता है। कैंटीन में गौरी और उसके दोस्त रोशनी, समीरा, राज और रोहित बैठे हुए थे। शिव को आता देख राज उसका मजाक उड़ाने के इरादे से उसके पास आता है और कहता है, यार तू रोज लेट क्यों हो जाता है। तो रोहित कहता है, अरे नहीं यार, इसका चश्मा खो गया होगा इसीलिए लेट आया है। ये कहकर वो हंसने लगते हैं, जिसे सुन बाकी दोस्त भी हंसने लगते हैं। गौरी चुपचाप ये सब देख रही थी और अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। तो समीरा कहती है, यार इसके कपड़े तो देखो, कितने डाउन मार्केट हैं, ऐसा लगता है सो के उठा और चला आया। सब उसका मजाक उड़ाते हैं लेकिन शिव तो सिर्फ गौरी को ही देख रहा होता है, जिसे देख गौरी और चिढ़ जाती है। शिव को बुरा तो लग रहा था कि सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो वहां से जाने लगता है। तो गौरी उसे पैर लगाकर गिरा देती है, जिससे सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। गौरी उससे कहती है, जमीन पे रहने वालों को जमीन पर ही रहना चाहिए, हवा में उड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कहकर वहां से चली जाती है। शिव को बहुत बुरा लगता है, उसके दिल पर कुछ दर्द सा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और वहां से जाने लगता है। तभी समीर वहां आता है। वो उसे जाते देखता है तो पूछता है कि क्या हुआ शिव। शिव कुछ नहीं बोलता और बाद में मिलने का कहकर चला जाता है। समीर समझ जाता है कि कुछ हुआ है, लेकिन वो शिव से कुछ नहीं पूछ पाता। शाम को पार्टी के लिए सब लोग होटल जाते हैं। शिव अमरीश और कौशल्या जी को लेकर पहले ही निकल जाता है और वहां के इंतजाम देखने लगता है। थोड़ी देर बाद राजवीर का परिवार गेट के अंदर आते हुए दिखता है। अखिल तो शिव को देखते ही उसकी गोद में चढ़ जाता है और कहता है, चाचू आप कहाँ थे, मैं आपके साथ आना चाहता था। शिव कहता है, मैं तो यहीं था बच्चा, और अब आप आ गए हो ना, तो हम खूब मस्ती करेंगे। शिव अखिल से बात कर ही रहा होता है कि गौरी उसको आती हुई दिखती है। नेवी ब्लू कलर के लहंगे में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से आंखों में काजल, होठों पे पिंक लिपस्टिक, उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। शिव तो उसे देखता ही रह गया। वो भूल गया
कि सुबह ही गौरी ने उसकी बेइज्जती की थी। बैकग्राउंड में गाना भी उसके दिल का हाल बता रहा था। वो उसे देख ही रहा होता है कि पीछे से आवाज आती है, गई वो। शिव होश में आता है और देखता है कि गौरी अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही है। उसने शिव को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। शिव पीछे मुड़ता है तो देखता है समीर है। समीर कहता है, यार कैसे तू ये सब कर लेता है? आज सुबह जो हुआ पता चला मुझे। तू कैसे इतनी बेइज्जती के बाद भी उससे प्यार कर सकता है? शिव कहता है, यार क्या गलत कहा उसने? नौकर का बेटा होकर मालिक की बेटी को कैसे पसंद कर सकता है? लेकिन प्यार का क्या है, वो तो किसी से कभी भी हो सकता है। लेकिन हर प्यार मुकम्मल हो ऐसा जरूरी तो नहीं। मैं तो इसी में खुश हूँ। समीर ये सुनकर शिव को गले लगा लेता है और कहता है, यार सच में तेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि ममता वहां आ जाती है और शिव से कहती है, बेटा आइए, आपको कुछ लोगों से मिलवाना है। ममता जी शिव को अपने दोस्तों से मिलवाती है। उन्हीं में से एक मिसेस सिन्हा दूसरी औरत से पूछती हैं, ये कौन है जिससे ममता हम सबको मिलवा रही है? वो औरत कहती है, ये इनके नौकर का बेटा है। लेकिन ममता इसे अपना बेटा मानती है। तो मिसेस सिन्हा कहती हैं, अच्छा, लेकिन देख के तो नहीं लगता। ये नौकरों को ना ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, नहीं तो एक दिन सर पर चढ़कर नाचने लगते हैं। मिसेस सिन्हा ये बात बोली तो धीमे थी, लेकिन ममता और शिव सुन लेते हैं। ममता गुस्से में मिसेस सिन्हा को घूरती है, लेकिन शिव कहता है, माँ साहब आप चलिए। ममता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन शिव ने कुछ न कहने को कहता है और बाकी काम देखने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे पार्टी खत्म हो जाती है। सब लोग घर आ जाते हैं। शिव बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। ममता उसे जाते देख रही थी कि तभी राजवीर पूछते हैं, क्या हुआ ममता जी, आप परेशान दिख रही हैं? तो ममता राजवीर को सारी बात बता देती है। राजवीर ममता को कहते हैं, आपको उससे बात करनी चाहिए। ममता हाँ में सिर हिलाती है और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शिव अपने कमरे की बालकनी में उदास बैठा कुछ सोच रहा होता है कि तभी ममता जी शिव के कमरे में आ जाती हैं। तो शिव को सोच में उदास गुम देखकर उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। तो शिव पीछे देखता है कि ममता जी हैं, तो फिर ऊपर आसमान की ओर देखने लगता है। ममता जी पूछती हैं, शिव आप पार्टी में जो हुआ उस बात से परेशान हैं? अगर हैं तो हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। कोई क्या कहता है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने अमित और आप में कभी कोई फर्क नहीं किया। शिव ममता जी की बात सुनकर कहता है, नहीं माँ साहब, हम उस बारे में नहीं सोच रहे। हमें पता है कि आप जितना हमें प्यार करती हैं शायद हमारी माँ भी ना कर पाती। ममता जी ये सुनकर झूठा गुस्सा करते हुए कहती हैं, तो क्या हम आपकी माँ नहीं हैं? तो शिव कहता है, नहीं माँ, मैंने ऐसा कब कहा? आप तो हमारी माँ से भी बढ़कर हैं। हम तो कुछ और सोच रहे थे। ममता जी कहती हैं, उस सपने के बारे में? शिव ये सुनकर चौंक जाता है और पूछता है, आपको कैसे पता कि हम उस सपने के बारे में सोच रहे थे? ममता जी कहती हैं, हमें पता है आज फिर आपने वो सपना देखा था, लेकिन बेटा वो सिर्फ एक सपना है। उसे सपना ही समझकर भूल जाइए। आप क्यों उस सपने को सोचकर दुखी होते हो? तो शिव कहता है, माँ साहब, हमें उनमें से किसी का भी चेहरा नहीं दिखता, लेकिन माँ वो उस औरत की आंखें, वो आंखें हमें साफ साफ दिखाई देती हैं, जिसमें बहुत सारा प्यार और कुछ पछतावा भी दिखता है। हम चाह कर भी वो आंखें नहीं भूल पाते। उसे देखकर हमें दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई अपनी हो। ममता जी ये सुनकर बोलती हैं, बेटा वो सिर्फ एक सपना है, आप क्यों उसके बारे में सोचते हैं? चलिए सो जाइए, रात बहुत हो गई है। ममता जी जाने लगती हैं तो शिव कहता है, माँ क्या मैं आपकी गोद में सिर रखकर थोड़ी देर लेट सकता हूँ? ममता जी कहती हैं, क्यों नहीं, एक माँ की गोद उसके बच्चों के लिए ही तो होती है। शिव उनकी गोद में सिर रखकर लेट जाता है। थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। तो ममता जी उसे सुलाकर वापस कमरे में आ जाती हैं, जहां राजवीर जी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। राजवीर जी पूछते हैं, क्या हुआ, क्या कहा शिव ने? ममता जी कहती हैं, उसे आज फिर वो सपना आया जिसे लेकर वो परेशान है। पता नहीं कौन है वो औरत जिसका सपना वो देखता है। हमें चिंता हो रही है राजवीर जी, अगर शिव को सच्चाई पता चल गई तो कहीं वो कुछ कर ना ले। राजवीर जी ममता जी को समझाते हुए कहते हैं, कुछ पता नहीं चलेगा शिव को, आप परेशान क्यों हो रही हैं? भगवान ने जो लिखा होगा उसे हम नहीं बदल सकते हैं।
तो कल की चिंता कल पर ही छोड़ दे तो अच्छा होगा। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। गौरी का शिव को सताना जारी था। कभी वो उसे बीच रास्ते में छोड़ देती तो कभी बातें सुनाकर परेशान करती। शिव सब चुपचाप सुन लेता था। एक दिन क्लास में वर्मा सर आकर बताते हैं कि अगले हफ्ते से कल्चरल प्रोग्राम शुरू होते हैं, जिसे अपना नाम देना हो तो दे सकता है। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। समीर शिव से कहता है, मैं तो डांस में नाम दूंगा, तू किस में नाम देगा? शिव कहता है, मुझे ये सब नहीं करना। तो समीर कहता है, अरे क्यों नहीं करना, तू तो कितना अच्छा गाता है, तू तो सिंगिंग में नाम क्यों नहीं देता? शिव कहता है, नहीं यार, मन नहीं है। समीर कहता है, अरे ये कैसे मन नहीं है? समीर जबरदस्ती करते हुए कहता है, तू सिंगिंग में नाम दे रहा है बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तो शिव को भी उसकी बात मानकर नाम देना ही पड़ता है। उधर गौरी भी डांस के लिए अपना नाम देती है। शिव घर में सबको बताता है कि उसने सिंगिंग में नाम दिया है, तो सब लोग खुश हो जाते हैं। दादी कहती हैं, आपने हमें तो कभी गा के नहीं सुनाया। तो शिव कहता है, माय डियर दादी, आप कहो तो अभी सुना दूं। दादी शिव की बलाएं लेते हुए कहती हैं, हाय मेरा बच्चा, कितना अच्छा बच्चा है मेरा। एक आपके दादू हैं, वो तो बहुत बुरा गाते हैं। तो दादू बोलते हैं, अच्छा मत भूलो, मेरा गाना सुन के ही आपने शादी के लिए हाँ की थी। दादी बोलती हैं, वो तो हम आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए हाँ कर दी, वरना कौवे जैसी आवाज है आपकी। दादी ने मस्ती करते हुए कहा। तो दादू चिढ़ गए और बोले, अच्छा हम कौआ और आप अपने आप को कोयल समझती हैं? मत भूलो, इस कौवे ने ही आप जैसी मेढक को संभाला है। ये सुनकर दादी गुस्सा करते हुए बोली, क्या कहा आपने, मैं मेढक हूँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेढक बोलने की? सब उनकी लड़ाई देखकर मुंह दबाकर हंसने लगते हैं, जिसे देखकर गौरी गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। तो ममता जी पूछती हैं, बेटा क्या हुआ, आपने बताया आपने किसमें अपना नाम दिया है? तो गौरी हल्के से मुस्कुराकर बोलती है, आपको क्या फर्क पड़ता है मैं क्या कर रही हूँ, शिव से फुर्सत मिले तो हमें पूछे ना। ये कहकर वहां से चली जाती है। ममता जी को इस बात का एहसास था कि शिव के आने से गौरी खुश नहीं है, और उसे लगता है कि हम सब शिव पर ही ध्यान दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। माँ की नज़रों में सब बच्चे एक समान होते हैं। गौरी से बाद में बात कर उसे समझा देने का सोचकर वो काम करने चली जाती हैं। उधर आज फिर गौरी शिव को बीच रास्ते में उतार कर चली जाती है, लेकिन कल्चरल प्रोग्राम के चलते कोई क्लास नहीं थी, तो शिव डांट खाने से बच गया। उधर गौरी अपना गुस्सा डांस पर निकाल रही थी, उसे खाने पीने का होश ही नहीं था। शिव ने ये देखा तो समीर के पास जाकर उसे कहा, यार तू जाकर गौरी को खाना खिला दे, वरना उसे तो होश ही नहीं है। समीर ये देखकर हल्के गुस्से से, यार तू क्या चीज है यार, वो तुझे इतना कुछ कहती है और तू उसका इतना ख्याल रखता है और उसे बताता भी नहीं। तो शिव कहता है, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो सिर्फ उससे नहीं, उसके गुस्से, उसके जिद, उसकी हर चीज से प्यार करते हैं, तो उसकी बातों का बुरा मानना कैसा? समीर ये सुनकर कुछ नहीं बोलता और शिव को देखने लगता है। तो शिव कहता है, मुझे बाद में घूर लेना, पहले जाकर उसे खाना खिला दे। समीर गौरी के पास जाकर कहता है, गौरी बहुत कर ली प्रैक्टिस, चलो अब खाना खा लो। समीर और गौरी के परिवार में दोस्ती की वजह से वो दोनों भी अच्छे दोस्त थे। तो गौरी कहती है, बस एक बार और फिर खाते हैं। तो समीर कहता है, नहीं चलो पहले खा लो फिर प्रैक्टिस करना। गौरी उसकी बात मानकर खाने लगती है, जिसे देखकर शिव खुश हो जाता है और अपनी गाने की प्रैक्टिस करने लगता है। कल्चरल प्रोग्राम का दिन। आज कॉलेज बहुत ही सजा हुआ था। सारे बच्चे खुशी से इधर उधर घूम रहे थे। जो बच्चे प्रोग्राम का हिस्सा थे वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रहे थे। शिव भी आज ब्लैक शर्ट और पैंट में काफी हैंडसम दिख रहा था। समीर भी आज काफी स्मार्ट लग रहा था। थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू हुआ तो प्रिंसिपल सर ने दिया जलाकर प्रोग्राम शुरू होने का इशारा किया। सब लोग अपना परफॉर्मेंस देने लगे, लेकिन शिव तो सिर्फ गौरी के डांस का वेट कर रहा था। थोड़ी देर में गौरी की परफॉर्मेंस की अनाउंसमेंट हुई। गौरी जब स्टेज पर आई तो शिव तो उसे देखता ही रह गया। सिल्वर कलर के लहंगे में वो काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे खुले बाल और हल्का सा मेकअप उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। गौरी ने अपना डांस शुरू किया। घूंघट के पट जो उठाएगी, पनघट पे ठुमके लगाएगी। शिव तो उसकी डांस में इतना खो गया कि उसे होश ही नहीं था। समीर ने आकर उसको हिलाया, तब जाकर होश में आया। समीर,
कहाँ खो गए? डांस कब का खत्म हो चुका है? तुझे स्टेज पर बुला रहे हैं, जा जल्दी। सिर्फ जल्दी से स्टेज पर जाता है तो सब लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं। तब तक गौरी भी चेंज करके आ जाती है। शिव उन सबको इग्नोर करते हुए अपना सॉन्ग शुरू करता है, मांगा यही दुआवा मैं, चन्ना तू मैनू मिल जा। शिव का गाना सब शांत होकर सुनने लगे। वो इतना अच्छा और दिल से गा रहा था कि आज पहली बार गौरी भी खुद को उसके गाने में खोने से रोक नहीं पाई। गाना जब खत्म हुआ तो सब गाने में इतना खो चुके थे कि किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि गाना खत्म हो चुका है। जब समीर ने ताली बजाई तो सब होश में आए और ताली बजाने लगे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। धीरे धीरे सब अपना परफॉर्मेंस देने लगे। समीर ने भी अपना परफॉर्मेंस दिया जो कि काफी अच्छा था। प्रोग्राम के अंत में गौरी को प्रथम पुरस्कार मिला, जिसे देख शिव तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे देखकर तो लग रहा था कि पुरस्कार गौरी को नहीं उसे मिला हो। घर पहुंचकर आज पहली बार गौरी ने शिव की तारीफ करते हुए कहा, अच्छा गाया तुमने, और गुड नाइट बोलकर वहां से चली गई। शिव तो मानो आज जमीन पर ही नहीं था। आज गौरी ने पहली बार उसकी तारीफ की, ये सोचकर ही वो खुश हो रहा था। आज वो खुशी खुशी जाकर सो गया। अगले दिन सब नाश्ता कर रहे थे तो ममता जी ने गौरी से पूछा, बेटा कैसा गया आपका परफॉर्मेंस? तो गौरी ने खुशी से बताया, माँ बहुत अच्छा गया और हमें तो फर्स्ट प्राइज भी मिला है। तो ममता जी खुश होते हुए बोली, अच्छा, हमें आपसे यही उम्मीद थी। फिर ममता जी ने शिव से पूछा तो उसने बताया, माँ साहब हमारा भी अच्छा गया। सबने खूब ताली बजाई। ममता सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, बहुत अच्छे, आखिर आप बेटे किसके हैं? हमें गर्व है आप पर। सुनकर गौरी को फिर जलन होने लगी। आखिर उसे प्राइज मिला तो माँ इतना खुश शिव के लिए क्यों हो रही है? उसे शिव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि जब से शिव आया है माँ उसे ज्यादा प्यार करती है। शिव कल गौरी के बात करने से काफी खुश था। उसे लग रहा था कि अब शायद गौरी उससे बात करने लगे। तो कॉलेज जाते वक्त कार में उसने बात शुरू करने के इरादे से पूछा, वैसे गौरी जी कॉलेज के बाद आपका क्या करने का इरादा है? तो गौरी गुस्से से बोली, तुमसे मतलब मुझे क्या करना है क्या नहीं ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? नौकर हो नौकरी बनकर रहो, मेरे दोस्त बनने की जरूरत नहीं है। शिव को ये सुनकर बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। गौरी फिर उसे कार से उतार कर चली गई। अब शिव भी टूटने लगा था। वो हर काम में अपनी जान लगा देता था, ये सोचकर कि शायद गौरी एक दिन उससे बात करे। लेकिन गौरी के गुस्से और रूखेपन की वजह से अब वो उम्मीद खो रहा था। ऐसे ही करते करते 2 ईयर के फाइनल एग्जाम आ गए तो सब एग्जाम की तैयारियों में जुट गए। शिव भी गौरी की बातों को सोचना छोड़कर एग्जाम पर फोकस करने लगा। आज आखिरी एग्जाम था तो गौरी एग्जाम के बाद गौरी और उसके दोस्त कैंटीन में बैठे गप्पे मार रहे थे। तभी राज बोला, यार एग्जाम भी खत्म हो गए तो क्यों ना हम सब कहीं घूमने चलें? तो समीरा ने कहा, हाँ आइडिया तो अच्छा है पर चलेंगे कहाँ? तो रोशनी बोली, यार क्यों ना मनाली चलें, मुझे ना बर्फ देखने का बड़ा मन है। तो सब उस पर रेडी हो जाते हैं। तो गौरी बोलती है, ठीक है हम माँ से बात करके बताते हैं। वैसे चलना कब है? तो रोहित बोलता है, क्यों ना 3 दिन बाद चलें, इससे सब अपने घर भी बता देंगे और पैकिंग भी हो जाएगी। सब हाँ बोलकर अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। सुबह बैठकर सब नाश्ता कर रहे थे कि गौरी ने कहा, माँ बाबा हम और हमारे दोस्त मनाली जाना चाहते हैं। तो राजवीर जी ने कहा, क्यों नहीं बेटा, हमारा वहाँ फार्म हाउस है, वहीं तुम लोग रुक जाना, मैं राम मिलन से कह के वहाँ की सफाई करवा देता हूँ। तभी ममता जी ने पूछा, कौन कौन जा रहा है वहाँ? तो गौरी ने कहा, जी माँ, वो राज, रोशनी, समीरा और रोहित, और आज सुबह मैंने समीर से बात की थी, वो भी तैयार है जाने के लिए। तो ममता जी बोली, शिव नहीं जा रहा है तुम लोगों के साथ? शिव का नाम सुन गौरी चिढ़ गई और बोली, वो क्यों जाएगा हमारे साथ? माँ आप ना शिव को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रही हो। ममता जी गुस्से से बोली, गौरी जवान संभाल के बात करिए, वो कोई गैर नहीं इस घर का सदस्य है, और अगर आपको मनाली जाना है तो शिव को साथ लेकर जाना होगा, वरना कोई नहीं जाएगा। तो दादी बोली, क्यों गौरी आप शिव को नहीं ले जाना चाहती? बेचारा कितना अच्छा बच्चा है, खुद से कहीं नहीं जाता, हमेशा घर पर ही रहता है, उसका भी मन बहल जाएगा।
सबको उसकी साइड देखकर गौरी और भी गुस्सा हो गई, लेकिन मन मार कर हाँ कहकर अपने कमरे में चली गई। तो राजवीर जी ने ममता से पूछा, आप क्यों शिव को बाहर भेजना चाहती हैं? आप जानती हैं ना उसकी सच्चाई, तो फिर उसे क्यों भेज रही हैं? तब ममता जी बोली, हाँ जानते हैं, लेकिन हम कब तक उसको ऐसे रहने दें? एक ना एक दिन तो उसको इस चीज का सामना करना ही पड़ेगा। दादी बोलती हैं, बहू एकदम सही कह रही है, हम कब उसको ऐसे रख सकते हैं? बाहर जाएगा तभी तो उसका डर खत्म होगा। पता नहीं कितने दुख लिखे हैं उस बच्चे की किस्मत में। ये बोलकर सब चुप हो गए। शिव बाहर गया हुआ था, वापस आता है तो ममता जी शिव को कहती हैं, बेटा आप भी गौरी के साथ मनाली जा रहे हैं। ये सुन शिव थोड़ा डर जाता है। उसका डर समझकर ममता जी बोलती हैं, हम जानते हैं बेटा आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन बेटा आपको कभी ना कभी तो बाहर निकलना ही होगा ना। शिव हाँ में गर्दन हिलाकर जी माँ साहब कहकर पैकिंग करने चला जाता है, लेकिन शिव के मन में अभी भी डर था कि पता नहीं क्या होगा। तभी समीर पीछे से आता हुआ कहता है कि सोच में गुम हो रोमियो, और आकर बेड पर बैठ जाता है। तो शिव कहता है, यार माँ साहब ने मुझे भी कहा है मनाली जाने को, और तू तो जानता ही है मुझे अनजानी जगह और अनजाने लोगों से कितना डर लगता है। समीर शिव के अतीत के बारे में सब जानता था, उसे ममता जी ने ही भेजा था शिव के पास। तो समीर कहता है, यार तू टेंशन क्यों लेता है, मैं हूं ना तेरे साथ, अकेला कहाँ। और यार कब तक ऐसे चार दीवारी में जिएगा, कभी ना कभी तो तुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो शिव कहता है, माँ साहब ने तुझे यहाँ भेजा है ना। तो समीर ये सुनकर झेप जाता है और हकलाता हुआ कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ ही आ रहा था। तो शिव कहता है, मुझे पता है तुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तो समीर सीरियस होकर कहता है, तो क्या गलत कह रही हैं आंटी, तुझे ये सब तो एक दिन फेस करना ही पड़ेगा। तो शिव भी कुछ सोचकर अपने डर को साइड कर देता है और जाने की तैयारी करने लगता है। 3 दिन बाद सब लोग ट्रेन से मनाली के लिए निकल जाते हैं। ट्रेन से सफर करने में अपना अलग ही मजा है। ऐसा लगता है जैसे अपनी रफ्तार भरी जिंदगी को पीछे छोड़ रहे हों। सिर्फ यही सब सोच रहा होता है कि उसकी नजर गौरी पर पड़ती है। पिंक कलर के सूट में वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाल हवा में उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसे देख शिव तो उन्हीं में खो गया। लेकिन कोई और भी था जो शिव की इस तरह हरकत को देख रहा था। जी वो कोई और नहीं, रोशनी थी। रोशनी गौरी की सबसे अच्छी दोस्त थी। वो दोनों स्कूल से ही साथ थे। तो रोशनी गौरी के पास जाती है और पूछती है, क्या सोच रही हो? तो गौरी कहती है, कुछ नहीं, तू बता यहाँ क्या कर रही है, राज से मन भर गया क्या? रोशनी राज को 2 साल से पसंद करती है, लेकिन उससे कह नहीं पाती। तो रोशनी कहती है, अरे कहाँ यार, वो मुझ पर ध्यान ही नहीं देता, बिल्कुल तेरी तरह है। गौरी को समझ नहीं आता तो पूछती है, तू क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो रोशनी कहती है, मैं शिव की बात कर रही हूँ, तू जानती है ना शिव तुझे पसंद करता है, तो फिर तू क्यों उसे नजरअंदाज करती है? गौरी गुस्से से कहती है, क्या बकवास कर रही है तू, वो हमारे घर के नौकर का बेटा है, तू ऐसा कैसे सोच सकती है? और वैसे भी मैं उससे नफरत करती हूँ, तू तो जानती है सब, फिर भी ऐसा बोल रही है। रोशनी बोलती है, हाँ जानती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है। माँ की नज़र में सब बच्चे बराबर होते हैं। तो गौरी गुस्से से कहती है, अगर तुझे इतना ही पसंद है तो तू क्यों नहीं कर लेती उससे प्यार? रोशनी हंसती हुई कहती है, अगर कोई मुझे इतनी शिद्दत से प्यार करता तो मैं तो 1 मिनट भी नहीं लगाती उसका होने में, लेकिन वो मेरा नसीब नहीं। गौरी चिढ़कर बोलती है, बकवास बंद कर यार, मुझे कुछ नहीं सुनना। तो रोशनी वहां से जाने लगती है, लेकिन पीछे मुड़कर कहती है, गौरी सच्चा प्यार सबके नसीब में नहीं होता, तेरे है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर रही है। कहीं ऐसा ना हो जब तुझे ये एहसास हो लेकिन तब वो सच्चा प्यार ना हो। और कहती हुई वहां से निकल जाती है। गौरी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और आंखें बंद कर लेती है। अगले दिन सब मनाली पहुंचते हैं तो उन्हें राम मिलन काका बाहर ही खड़े उनका वेट कर रहे होते हैं। गौरी उन्हें देखते ही नमस्ते करती है तो राम मिलन जी उससे पूछते हैं, बेटा कैसी है? गौरी, अच्छी हूँ काका। तभी राम मिलन जी की नज़र शिव पर पड़ती है तो वो शिव को देखकर खुश होते हैं और कहते हैं, अरे शिव बेटा आप भी आए हैं? तो शिव राम मिलन जी के पैर छूकर कहता है, हाँ काका, आपकी याद हमें यहाँ खींच लाई। राम मिलन जी हंसते हुए कहते हैं, अच्छा बेटा, अब आप हमसे झूठ बोलेंगे? ऐसे ही हंसी मजाक करते करते फार्म हाउस आ जाता है।
पहाड़ों से घिरा एक खूबसूरत सा फार्म हाउस, जिसकी बनावट थोड़ी पुरानी लेकिन आकर्षक थी। राम मिलन जी थोड़ा आराम करने का कहे नाश्ते का इंतजाम करने चले जाते हैं। सब लोग भी काफी थक चुके होते हैं तो सब आराम करने चले जाते हैं। शाम को सब उठते हैं तो राम मिलन जी चाय स्नैक्स लेकर आते हैं। सब चाय पीने लगते हैं तो समीर सबसे पूछता है, तो क्या प्लान है, कहाँ चलना है? तो गौरी कहती है, आज तो कहीं नहीं जा सकते क्योंकि शाम हो चुकी है और पहाड़ों में रात बहुत जल्द हो जाती है और ठंड भी काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसा करते हैं, कल से घूमने का प्लान बनाते हैं। सब राजी हो जाते हैं। ऐसे ही गपशप करते करते रात हो जाती है तो राम मिलन जी सबको खाना खाने को कहते हैं। सब खाना खाने के बाद खूब इंजॉय करते हैं। शिव थोड़ा बेचैन था, इसलिए वो ज्यादा नहीं बोलता, बस सबको एंजॉय करता देखता रहता है। सभी रात होने पर सोने चले जाते हैं। शिव की बेचैनी खत्म ही नहीं हो रही थी तो वो थोड़ी ताजी हवा लेने छत पर चला गया और वहां बैठ तारों को निहारने लगा। इधर गौरी को भी नींद नहीं आ रही थी। वो भी छत पर चली जाती है जहां शिव पहले से बैठा तारों को निहार रहा था। गौरी शिव से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो शिव कहता है, वो नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ चला आया। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो गौरी बोलती है, मुझे भी नींद नहीं आ रही। इतना बोल दोनों खामोश हो जाते हैं। शिव आसमान में ही देखे जा रहा था तो गौरी पूछती है, क्या देख रहे हो? तो शिव कहता है, बाबा को खोज रहा हूँ, पता नहीं मैं बाबा का अच्छा बेटा बन पाया या नहीं। तो गौरी बोलती है, ऐसा नहीं है शिव, आप बहुत अच्छे बेटे हैं, आपके बाबा को गर्व होगा आप पर। कुछ देर बाद शिव कहता है, गौरी जी एक बात पूछें आपसे, आप अगर गुस्सा ना करें तो? गौरी कहती है, क्या पूछना है? तो शिव कहता है, आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं सब पर? गौरी कुछ नहीं बोलती तो शिव कहता है, कोई बात नहीं, नहीं बताना तो मत बताइए, लेकिन एक बात कहूँ, गुस्सा कम किया कीजिए, ये दुनिया और भी खूबसूरत लगने लगेगी। तभी समीर वहां शिव को खोजते हुए आता है, लेकिन गौरी और शिव को बात करता देख वहां से चला जाता है। कुछ देर दोनों ऐसे ही खामोश बैठे रहते हैं तो गौरी गुड नाइट बोलकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह सब लोग नाश्ता कर घूमने निकल जाते हैं। पहले वो लोग पहाड़ों में जाते हैं जहां दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ थी। सब लोग वहां बर्फ से खेलने लगते हैं। सिर्फ समीर को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा था तो समीर भी उसका साथ नहीं छोड़ रहा था। वो लोग कुछ देर बर्फ में खेलने के बाद सब वहीं रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और शॉपिंग पर निकल जाते हैं। गौरी को शॉपिंग करता देख शिव खुश हो रहा होता है। समीर कहता है, वैसे आज बड़ा खुश दिख रहा है तू, क्या बात है? तो शिव झेंपते हुए कहता है, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तब समीर कहता है, चल अब मत बन, मैंने तुम दोनों को रात में छत पे बात करता हुआ देखा था। तो शिव शर्मा जाता है। समीर बोलता है, अरे यार तू तो शर्मा रहा है, वैसे कल उसका जन्मदिन है, तू उसे कल प्रपोज क्यों नहीं कर देता? तो शिव कहता है, यार फिर वही बात, कितनी बार कहा है ना, हमारा मिलन नहीं हो सकता। यार वो कहाँ और मैं कहाँ, समाज क्या कहेगा कि नौकर होकर मालिक की बेटी को पसंद कैसे कर सकता है? तो समीर बोलता है, यार देख समाज क्या कहेगा इसके बारे में मत सोच, वो तो कुछ ना कुछ कहेगा ही, लेकिन अगर तूने उसको अपने दिल की बात नहीं बताई तो कल को कोई और उसे ले जाएगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। आगे जैसी तेरी मर्जी। इतना बोल समीर भी शॉपिंग करने लगता है। सब मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुरा देता है और एक सुंदर सी पायल लेकर रख लेता है गौरी को कल जन्मदिन पर देने के लिए। अगले दिन सब गौरी को जन्मदिन की बधाई देते हैं और शाम में पार्टी का बोलते हैं, जिसे गौरी भी मान जाती है। शिव भी गौरी को जन्मदिन की बधाई देता है। आज शिव बहुत खुश था और खुशी खुशी पार्टी का इंतजाम करने चला गया। समीर उसको देख पूछता है, क्या बात है, आज बड़ा चहक रहा है? शिव बोलता है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो समीर मजाक करते हुए कहता है, झूठ मत बोल, कहीं तू उसे आज प्रपोज तो नहीं करने जा रहा? तो शिव कहता है, हाँ हम आज उसे प्रपोज करने जा रहे हैं। तूने सही कहा था कि अगर कुछ नहीं किया तो पछताता रह जाऊंगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। समीर चहकते हुए कहता है, सच में भाई मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। शाम में सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं।
आज गौरी ने ब्लैक कलर का गाउन पहना था जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी। उधर शिव भी आज अच्छे से तैयार हो पार्टी के लिए निकल जाता है। होटल पहुंचकर शिव समीर से बोलता है, तू चल, मैं जरा अभी आया। तो समीर पूछता है, कहाँ जा रहा है? तो शिव कहता है, कहीं नहीं, बस 2 मिनट में आया। समीर उसको जल्दी आने को बोल अंदर चला जाता है। इधर ममता जी गौरी को फोन करती हैं तो गौरी को लगता है कि माँ ने बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया है। गौरी फ़ोन उठाती है तो ममता जी बोलती हैं, बेटा कैसे हो तुम सब, और शिव कैसा है? तो गौरी हल्के गुस्से से कहती है, माँ आपने शिव का हाल पूछने के लिए फ़ोन किया है? तो ममता जी कहती हैं, नहीं बेटे, हमने तो आपको बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया है। हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको सारी खुशियाँ दे। गौरी थोड़ी देर ममता जी से बात करती हैं। आखिर में ममता जी कहती हैं, बेटा शिव का ख्याल रखना, वैसे तो वो समझदार है, फिर भी उसका ख्याल रखना। ये बोलकर फ़ोन काट देती हैं। गौरी को गुस्सा आ रहा था कि उसकी माँ एक नौकर के बेटे की इतनी चिंता क्यों करती हैं। तभी रोहित भी गौरी को भड़काते हुए कहता है, यार तेरी माँ शिव की इतनी चिंता क्यों करती है? मुझे तो लगता है उन्हें तुमसे ज़्यादा तो शिव की चिंता है। इतना सुनकर गौरी का गुस्सा और बढ़ जाता है, जिसे देख रोहित मुस्कुरा देता है। दरअसल रोहित गौरी को पसंद करता है, लेकिन शिव के होते हुए वो गौरी के करीब नहीं जा पाता, तो वो गौरी को शिव के खिलाफ भड़काता रहता है। उधर शिव अपना गिफ्ट पैक कराकर होटल में आ जाता है तो समीर पूछता है, कहाँ था यार, कितनी देर कर दी आने में? शिव कुछ कहता, तब तक समीर को उसकी माँ का कॉल आ जाता है तो वो उनसे बात करने चला जाता है। शिव गौरी के पास जाकर उसे बर्थडे विश करता है, लेकिन आज गौरी बहुत गुस्से में थी। रोहित के भड़काने के कारण वो शिव पर फट पड़ती है। काहे का हैप्पी बर्थडे? जब से तुम आए हो तब से लाइफ में कुछ हैप्पी कहाँ रहा है मेरे? ये सुनकर शिव को झटका लगता है। सब गौरी की तरफ देखने लगते हैं तो शिव पूछता है, गौरी जी आपको हमसे क्या परेशानी है? आप जब देखो तब हमें कुछ ना कुछ सुनाती रहती हैं, मेरा कसूर क्या है ये तो बताइए। तो गौरी कहती है, तुम हो मेरी परेशानी। जब से मेरी लाइफ में आए हो मेरे परिवार को मुझसे दूर कर दिया है। एक नौकर के बेटे को इतना प्यार क्यों दे रहे हैं मेरे परिवार वाले? मुझे तो ये समझ ही नहीं आता। ये सुन शिव के तो होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे पैनिक अटैक आने लगता है, लेकिन गौरी यहीं नहीं रुकती। वो कहती है, जब से तुम आए हो मेरा जीना हराम कर दिया है। चले क्यों नहीं जाते मेरे घर से? मेरी जिंदगी से भाग जाओ, भाग जाओ। ये शब्द शिव के कानों में गूंजने लगते हैं। उसे उस सपने की याद आ जाती है और पैनिक में शिव वहां से भागना शुरू कर देता है। उसे लगता है वो आदमी उसे भागने के लिए कह रहा है। सब उसे भागता देख हैरान हो जाते हैं, लेकिन कोई कहता कुछ नहीं। रोशनी उसके पीछे जाने को होती है तो गौरी कहती है, कुछ नहीं होगा उसे, और तू अगर उसके पीछे गई तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। तो रोशनी मन मार कर वहीं रह जाती है। इधर शिव बेतहाशा भागे जा रहा था, उसे कुछ होश ही नहीं था। तभी इंदौर में ममता जी को पता नहीं क्यों बहुत बेचैनी हो रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों उन्हें इतनी बेचैनी हो रही है। राजवीर ये देखकर ममता जी से पूछते हैं, ममता जी क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? तो ममता जी कहती हैं, पता नहीं जी, बहुत बेचैनी हो रही है। आप एक बार शिव को कॉल करके पूछिए ना कि वो ठीक है कि नहीं। ममता जी को इतना बेचैन देखकर राजवीर कहते हैं, ठीक है आप घबराइए नहीं, हम करते हैं फ़ोन शिव को। उधर समीर जब अंदर आता है तो सब शांत थे और शिव भी कहीं नहीं दिखता। वो रोशनी से पूछता है कि क्या हुआ, सब इतने शांत क्यों हैं? तो रोशनी उसे सब बता देती है, जिसे सुन समीर परेशान हो जाता है और गुस्से से गौरी के पास जाकर कहता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया गौरी, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। इतना बोल वो शिव को ढूंढने निकल जाता है। इधर राजवीर जी शिव को फ़ोन लगाते हैं तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। बार बार लगाने के बाद भी जब फ़ोन स्विच ऑफ बताता है तो राजवीर जी भी परेशान हो जाते हैं। वो समीर को फ़ोन लगाने लगते हैं। समीर राजवीर जी का फ़ोन आता देखकर डर जाता है। उसे पता था शिव का फ़ोन ना लगने पर ही उन्होंने मुझे कॉल किया है। वो कॉल उठाकर कहता है, जी अंकल। तब तक ममता जी राजवीर जी से फ़ोन लेकर कहती हैं, बेटा समीर, शिव का फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है? तो समीर कहता है, आंटी वो उसका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है और अभी वो है नहीं, मैं बाद में बात करवाता हूँ आपसे। ममता जी समझ जाती हैं कि समीर झूठ बोल रहा है। किसी अनहोनी की आशंका से ममता जी का दिल बैठा जा रहा था
तो ममता जी हल्के गुस्से से पूछती हैं, कहाँ है शिव? ममता जी को गुस्से में देख समीर डर जाता है और सारी बात बता देता है, जिसे सुन ममता जी धड़ाम से सोफे पर बैठ जाती हैं। तो समीर कहता है, आंटी आप परेशान मत हो, मैं उसे ढूंढ कर आपकी बात करवाता हूँ। ममता जी को तो जैसे कुछ होश ही नहीं था, जिसे देख राजवीर और बाकी सब परेशान हो जाते हैं। तो राजवीर जी पूछते हैं, ममता जी क्या हुआ, क्या कहा समीर ने? काफी देर बाद ममता जी अपने होश संभालते हुए सबको बताती हैं। तो सभी सुन परेशान हो जाते हैं। ममता जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो अपने आप को कोसती हुई कहती हैं, मेरी ही गलती है, मुझे उसे बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए था, पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। तो राजवीर जी उन्हें परेशान ना होने को बोल मनाली में अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं, जो कि पुलिस में था, और उसे शिव का पता लगाने को कहते हैं। राजवीर जी ममता जी को संभालते हुए कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए ममता जी, हमने पुलिस से बात की है, वो भी ढूंढ रहे हैं, शिव को मिल जाएगा। इधर शिव को गायब हुए 3 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। समीर ने पूरे होटल में छान मारा, शिव का कहीं पता नहीं चल रहा था। फार्म हाउस फोन कर पूछा तो काका ने बताया कि शिव वहां नहीं आया। अब सब लोग परेशान हो गए थे कि शिव कहाँ गया। समीर होटल के आसपास उसे ढूंढने जाने लगता है। वो रास्ते में सबसे पूछता हुआ जा रहा होता है कि कहीं किसी ने उसे देखा हो, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पाता। समीर चल ही रहा होता है कि वो सुनता है कि कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। यार, उस लड़के का बचना तो मुश्किल लग रहा है, कार ने बहुत तेज टक्कर मारी है, पता नहीं जिंदा भी होगा या नहीं। समीर उनकी बात सुन उनकी तरफ जाता है और पूछता है, कहाँ एक्सीडेंट हुआ था और उसे कहाँ लेकर गए हैं? तो वो लोग बताते हैं कि एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, वो भाग रहा था कि पीछे से कार ने ठोक दिया और निकल गया, उसे बहुत चोट आई है और उसे सिटी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। समीर तुरंत वहां के लिए भागता है और अंदर ही अंदर भगवान से मना रहा होता है कि भगवान वो शिव ना हो। वो हॉस्पिटल पहुंच पूछता है कि कोई एक्सीडेंट केस आया है, तो एक नर्स बताती है, हाँ उसे इमरजेंसी में रखा है। समीर तुरंत इमरजेंसी के लिए भागता है। वहां जाकर देखता है तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो और कोई नहीं, शिव ही था। वो भागकर डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है, डॉक्टर साहब इसे क्या हुआ है? तो डॉक्टर कहते हैं, एक्सीडेंट केस है, सर में काफी चोट आई है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ये सुन समीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहता है, ठीक है तो फिर जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, जो पेपर है मैं साइन कर दूंगा। वो बात कर ही रहा होता है कि ममता जी का फोन आ जाता है। उनका फोन आता देखकर समीर डर जाता है कि क्या बताएगा उन्हें, लेकिन उन्हें बताना तो था ही। वो डरते हुए फोन उठा लेता है। उधर ममता जी बिना समीर को बिना बोलने का मौका दिए पूछ पड़ती हैं, कहाँ है, से मिला, मेरी बात कराओ उससे। समीर डरते हुए कहता है, आंटी वो शिव का एक्सीडेंट हो गया है, उसका ऑपरेशन होने जा रहा है। ये सुन ममता जी बेहोश हो जाती हैं। तो राजवीर जी उन्हें संभालते हैं और समीर से पूछते हैं कि क्या हुआ समीर, उन्हें भी बताता है। तो राजवीर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी आने का कहकर फोन काट देते हैं। दादी पूछती हैं, बेटा क्या हुआ, क्या कहा समीर ने? राजवीर सबको बताते हैं, जिसे सुन सभी हैरान हो जाते हैं। दादी बोलती हैं, पता नहीं सारे दुख भगवान ने उस बच्चे के ही हिस्से में क्यों लिखे हैं। ममता जी होश में आते ही कहती हैं, हमें वहाँ जाना है। राजवीर जी जल्दी से वहाँ चलिए। तो अमित कहता है, हाँ पापा हमें चलना चाहिए। तब राजवीर जी कहते हैं, नहीं बेटा, हम और दादा दादी जाते हैं, आप और शिवानी यहीं रहो, क्योंकि अखिल अभी छोटा है और कंपनी को भी तो संभालना है। तो अमित कहता है, ठीक है पापा। वो लोग तुरंत मनाली के लिए निकल जाते हैं। इधर समीर ने सबको फोन करके बता दिया था, तो सारे दोस्त हॉस्पिटल पहुंच गए थे। गौरी को पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने उससे ऐसे बात की। ऑपरेशन शुरू हो जाता है, सब बाहर वेट कर रहे होते हैं। उधर ममता और राजवीर जी अपने प्राइवेट प्लेन से मनाली के लिए निकल लेते हैं। वहां पहुंचकर सीधे हॉस्पिटल जाते हैं, जहां शिव का ऑपरेशन अभी भी चल रहा होता है। ममता जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो रखा था। 8 घंटे बाद ऑपरेशन खत्म होता है। ममता जी डॉक्टर से, कैसा है शिव? डॉक्टर तो डॉक्टर बोलते हैं कि हमने पेशेंट को तो बचा लिया है, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? ममता जी पूछती हैं। तो डॉक्टर कहते हैं, हमने उन्हें बचा तो लिया,
लेकिन वो कोमा में जा चुके हैं। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, आगे देखते हैं। बाकी तो आप भगवान पर भरोसा रखिए। इतना बोल डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। ममता जी कुर्सी पर बैठकर रोने लगती हैं। गौरी एक कोने में खड़ी चुपचाप सब देख कर रो रही थी। वो खुद को इन सब का जिम्मेदार मान रही थी। ममता जी गुस्से से उठकर गौरी के पास चली गईं। गौरी कुछ बोलती उससे पहले ही ममता जी ने एक थप्पड़ गौरी को मार दिया, जिसे देख सब हैरान हो गए। राजवीर जी ने आगे आकर ममता जी को रोकते हैं कि ममता जी कहती हैं, नहीं राजवीर जी, आज नहीं। आज इसने जो किया वो माफ़ी के काबिल नहीं है। ममता जी का गुस्सा देखकर एक बार को राजवीर जी भी डर गए, क्योंकि आज तक उन्होंने ममता जी को इतने गुस्से में नहीं देखा था। तो ममता जी गौरी से चिल्लाते हुए कहती हैं, आपको लगता है हम सब आपसे प्यार नहीं करते, सिर्फ आपकी जिंदगी में परेशानी बनकर आया है। अरे वो तो खुद ही बहुत परेशान है, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके माँ बाप कौन हैं। तो गौरी हैरानी से ममता जी को देखने लगती है। सब ये सुनकर हैरान थे, सिवाय समीर के। तो राजवीर जी कहते हैं, ममता जी चुप हो जाइए, क्या कह रही हैं आप। तो ममता जी कहती हैं, नहीं राजवीर जी, आज से सच्चाई पता चलने दीजिए। इसे भी तो पता चले कि इतने दिन से वो जिसे नौकर का बेटा समझ रही है, असल में वो हमारे ड्राइवर काका का बेटा है ही नहीं। सुन गौरी और बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं। तो गौरी कहती है, क्या कह रही हैं आप माँ, क्या छुपा रही हैं आप हमसे, हमें सच बताइए। तो ममता जी कहती हैं, सच जानना है ना तुम्हें तो सुनो, सिर्फ हमारे ड्राइवर काका के बेटा नहीं, अरे उनकी तो शादी ही नहीं हुई थी। तो गौरी पूछती है, तो फिर शिव कौन है माँ। तब ममता जी कहती हैं, आज से 4 साल पहले आपको याद होगा, हम और राजवीर जी जोधपुर गए थे, तब आप हॉस्टल में थीं। तो गौरी कहती है, हाँ याद है। तो ममता जी कहती हैं, शिव हमें वहीं मिला था। एक रात हमें लोगों को वापस आने में देर हो गई थी। राजवीर जी गाड़ी चला रहे थे, तभी उनकी नज़र रास्ते में पड़े एक लड़के पर पड़ी। उन्होंने कार रोक कर देखा तो वो लड़का बुरी तरह से जख्मी था, उसे गोली लगी थी और जगह जगह से खून भी निकल रहा था। राजवीर जी तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए ले जाने लगे। तो हमने कहा कि कहीं हम पुलिस के चक्कर में ना फंस जाएं। तो हमारी बात मानकर राजवीर जी उसे अपने एक दोस्त के घर ले गए, जो डॉक्टर था। वहां उसका इलाज होने लगा, लेकिन खून काफी बह जाने के कारण वो कोमा में चला गया। जानती हो वो लड़का कौन था, वो और कोई नहीं, शिव ही था। फिर हम उसे अपने साथ इंदौर ले आए। 3 महीने वो कोमा में रहा, लेकिन एक दिन अचानक उसे होश आया। तो उसे कुछ याद ही नहीं था कि वो कौन है। तो हमने उसे बताया कि वो हमारे ड्राइवर काका का बेटा है, जिनके एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो काफ़ी डरा हुआ था, किसी से भी बात नहीं करता था, सारा दिन अपने कमरे में ही रहता था, लोगों से डरने लगा था, यहाँ तक कि राजवीर जी को भी अपने पास नहीं आने देता था, सिवाय हमें छोड़कर। तो हम सब ने उसे संभाला। दादी जी दिन भर उसके पास बैठी रहती हैं और उसे कुछ ना कुछ बात करती रहती। रातों को डर के कारण चिल्लाकर उठ जाता। धीरे धीरे वो थोड़ा संभलने लगा। तब तक तुम भी हॉस्टल से वापस आ गई थी। हम सब ने तुम्हें कुछ ना बताने का फैसला किया, ताकि गलती से भी तुम उसे कुछ बता ना दो। इसी कारण राजवीर जी ने उसे तुम्हारे साथ कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, ताकि वो भी एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। सब शिव की सच्चाई जानकर अपने आप को कसूरवार समझने लगे। आखिर किसी ने भी तो पसंद नहीं किया, सब उसे बुरा भला कहते रहते थे। गौरी ये सब सुनकर अपने आप को गिल्टी फील कर रही थी। उसे शिव का उसका ख्याल रखना याद आ रहा था। कैसे वो उसे कभी भी जवाब नहीं देता था, कैसे सिर्फ उसके एक बात कर लेने भर से खुश हो जाता था। समीर ने सबको थोड़ा आराम करने को बोलकर फार्म हाउस जाने को कह दिया। ममता जी तो जाना नहीं चाहती थीं, लेकिन राजवीर जी ने कहा तो उन्हें जाना पड़ा। लेकिन गौरी ने जाने से मना कर दिया, तो बाकी सबको जाना पड़ा, सिवाय समीर और गौरी को छोड़कर। गौरी अकेले बैठे शिव के बारे में सोच रही थी कि समीर उसके पास आकर बैठ गया और उसे एक गिफ्ट देते हुए बोला, ये शिव तुम्हें आज देकर प्रपोज करने वाला था। कुछ रुककर समीर बोला, गौरी तुम्हें शायद मालूम नहीं, लेकिन शिव तुम्हें बिना पता चले तुम्हारा कितना ख्याल रखता था। क्लास नोट्स हो या खाना, हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखता था। और जब मैं उससे पूछता था कि वो ये सब क्यों करता है, तो बोलता, तो क्या हुआ, वो मुझे प्यार नहीं करती। प्यार हमेशा मुकम्मल हो ऐसा जरूरी तो नहीं, मैं तो इसी में खुश हूँ, बोलकर हंस देता है। लेकिन आज गौरी तुमने उसे तोड़ दिया। ये सब सुनकर
गौरी फूट फूट कर रोने लगती है तो समीर उसे चुप कराता है। तो गौरी समीर से पूछती है, समीर क्या शिव हमें माफ करेगा? तो समीर कहता है, क्यों नहीं करेगा, वो तुमसे प्यार करता है तो क्यों नहीं करेगा, लेकिन अब तुम उसका दिल मत दुखाना। गौरी उसने पहले ही काफी दर्द सहे हैं। आज शिव को कोमा में गए हुए 8 दिन हो चुके थे। ममता जी ने तो जैसे बोलना ही छोड़ दिया था। वो दिन भर शिव के पास ही बैठी रहती, कुछ ना कुछ बोलती रहती। उधर गौरी का भी हाल कुछ ठीक नहीं था। वो इन सब का दोषी खुद को मान रही थी। वो रोज मंदिर जाती, भगवान से दुआ मांगने कि शिव ठीक हो जाए। ममता जी ने गौरी से बोलना ही छोड़ दिया था। समीर सबको संभालता रहता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद दुखी था। लेकिन कोई और भी था जो इनके जितना ही दुखी था। जोधपुर राठौर पैलेस। एक लंबा चौड़ा शख्स, रौबदार मूंछ के साथ, चेहरे पर तेज लिए हुए किसी से फोन पर चिल्लाते हुए बात कर रहा था। क्या मतलब, डील कैंसिल हो गई? उन्होंने कुछ बताया कि क्यों कैंसिल हुई? दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर वो कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा अच्छा ऑफर उन्हें दूसरी कंपनी दे रही है। शख्स चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? पता करो कौन सी कंपनी है जो ऐसा कर रही है। तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर वही है जो हर बार हमसे आगे निकल जाते हैं, राणा ग्रुप ऑफ कंपनी। इतना सुनते ही शख्स फोन पटक देता है। जिसकी आवाज़ सुन उसका गार्ड तुरंत वहां आ जाता है। वो शख्स कुछ नहीं कहता और नीचे चला जाता है, जहां उसकी पत्नी और बेटी उसका नाश्ते पर इंतजार कर रहे होते हैं। वो शख्स आकर बैठ जाता है तो उसकी पत्नी कहती हैं, क्या हुआ अनिकेत जी, आप इतना गुस्सा क्यों हैं? जी हाँ, वो शख्स और कोई नहीं, अनिकेत सिंह राठौर हैं, ओमकार सिंह राठौर के दूसरे बेटे, जिनकी पत्नी रचिता हैं और बेटी राधिका। तो अनिकेत जी कहते हैं, वो तोमर वाली डील भी हाथ से निकल गई। तो राधिका कहती है, पापा जी अब हम क्या करेंगे? मैंने आपको बताया नहीं, कल ही बैंक से नोटिस आया है लोन चुकाने का, नहीं तो वो लोग कंपनी नीलाम कर देंगे। मैंने सोचा था तोमर जी वाली डील मिल जाएगी तो सब सही हो जाएगा, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। ये सुन अनिकेत जी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतनी जल्दी 250 करोड़ का इंतजाम कहाँ से होगा? तो रचिता जी कहती हैं, जी आप परेशान ना हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जिसे सुन अनिकेत जी कहते हैं, पता नहीं कब सही होगा। जब से भाई साहब और बाबा गए हैं तब से कुछ सही नहीं हो रहा है। पता नहीं किसने उन्हें मारा, पुलिस आज तक उनका पता नहीं लगा पाई। वो होते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। और हमारा ध्रुव भी पता नहीं कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। तो रचिता जी कहती हैं, भगवान पर भरोसा रखिए, सब सही हो जाएगा। ये सब बात उनका सबसे वफादार और भरोसेमंद गार्ड जोरावर सुन रहा होता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। दरअसल अनिकेत जी को लगता है कि उनके बाबा, भाई साहब और भाभी को उनके किसी दुश्मन ने मारा है, जबकि सच्चाई सिर्फ जोरावर जानता था। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता ताकि अनिकेत जी और उनका परिवार सुरक्षित रहे। इधर आज शिव को कोमा में गए 20 दिन हो चुके हैं। ममता जी उससे बात करती हुई कहती हैं, बेटा आप जल्दी से ठीक हो जाइए, अब नहीं देखा जाता आपको इस तरह, और कहकर रोने लगती हैं। राजवीर जी उन्हें संभालते हैं और वहां से ले जाते हैं। तभी गौरी वहां आती है, उसे देखने लगती है और कहती है, मेरे किए की सजा अपनी माँ साहब को तो मत दो, प्लीज उठ जाइए। सिर्फ आपको जो कहना है हमसे कहिए, हम सब सुनेंगे और कुछ भी नहीं बोलेंगे, पर प्लीज आप उठ जाइए। इतना बोल वो रोने लगती है। रात में सब फार्म हाउस चले जाते हैं, सिर्फ समीर ही शिव के पास रुकता है। आज रात शिव को फिर वही सपना आता है जिसमें एक आदमी उसे कहता है, भाग जाओ भाग जाओ। वहीं पड़ी वो औरत और उसकी आंखें भी दिखती हैं, लेकिन आज सपने में कुछ अलग है। आज शिव को उन सबके चेहरे दिखाई देते हैं। शिव को फिर से आवाज आती है, भाग जाओ। इतना सुन शिव तुरंत उठ जाता है। उसे कुछ देर लगता है ये एहसास होने में कि वो कहाँ उसे सब याद आ चुका था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वो नजर इधर उधर उठाकर देखता है तो समीर वहीं सोफे पे सोया हुआ था। कुछ सोचकर वो मुस्कुरा देता है और फिर लेट जाता है। सुबह जब ममता जी आती हैं तो शिव अपनी आंखें खोलने का नाटक करता है, जिसे देख ममता जी खुश हो जाती हैं और तुरंत डॉक्टर को बुलाने लगती हैं। डॉक्टर आकर चेक करते हैं और कहते हैं, गुड, अब ये खतरे से बाहर हैं। सब खुश हो जाते हैं। समीर शिव के पास आता है और शिव उसे देखकर कहता है, मैं यहाँ कैसे आया, मुझे क्या हुआ था? हम लोग तो शॉपिंग कर रहे थे ना। ये सुन समीर, जो अब तक खुश था, हैरान हो जाता है।
तभी शिव की नज़र ममता और बाकी सब पर पड़ती है तो वो कहता है, माँ साहब आप यहाँ, अगर आना ही था तो हम सबके साथ परसों ही आ जाते। जी हाँ, दरअसल शिव को अब सब याद था, लेकिन वो सब भूलने का नाटक करता है। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था, अपना बदला लेना, जिससे वो किसी को कुछ नहीं होने देना चाहता था। इसलिए वो सबको अभी भी भूलने का नाटक करता है। जिसे सुन सब डॉक्टर को देखने लगते हैं तो डॉक्टर कहते हैं, आप सब प्लीज बाहर जाइए, हमें कुछ चेकअप करना है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं तो ममता जी पूछती हैं, डॉक्टर उसे क्या हुआ है, वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो डॉक्टर कहते हैं, जी वो अपने कुछ दिन की यादें भूल चुके हैं, शायद ये उनके पैनिक अटैक की वजह से हो सकता है। जिसे सुन सब परेशान हो जाते हैं तो दादी जी कहती हैं, अच्छा ही है, उसे कुछ याद नहीं, वैसे भी वो जो भूला है वो कोई याद करने की चीज नहीं थी। गौरी एक कोने में खड़ी सब सुन रही थी। वो वहां से चली जाती है, शिव के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसके सामने जाने की। तभी ममता जी उसे वहां खड़ा देखती हैं तो समीर पीछे से कहता है, आंटी माफ कर दीजिए गौरी को, शायद भगवान भी यही चाहते हैं। तभी तो शिव को भी कुछ याद नहीं, आप भी भूल जाइए और माफ कर दीजिए गौरी को। तो ममता जी गौरी के पास जाती हैं और उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। गौरी जो अब तक अपने आंसुओं को रोके हुए खड़ी थी, ममता जी के गले लगकर रो पड़ती है। रोते हुए ही कहती है, माँ हम बहुत बुरे हैं ना, माँ हमें शिव के साथ अच्छा नहीं किया, हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तो ममता जी कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, गलती का पछतावा है तुम्हें, यही बड़ी बात है, अब रोना बंद करो और जाओ उसके पास, उसे अच्छा लगेगा। गौरी हिम्मत करके शिव के पास जाती है तो शिव खुश हो जाता है और कहता है, अरे गौरी जी आप यहाँ। तो गौरी पूछती है, कैसे हैं शिव आप। तो शिव खुश होते हुए बताता है, जी हम अच्छे हैं, हमें अच्छा लगा आप हमसे मिलने आई। आज शिव को गौरी की आंखों में अपने लिए गुस्सा नहीं दिख रहा था, लेकिन अब वो अपनी फीलिंग को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। उसे नहीं पता, वो ये ही सोच रहा था कि तभी सब लोग अंदर आ जाते हैं। समीर आते ही पूछता है, कैसा है भाई। तो शिव कहता है, ठीक हूँ, लेकिन मुझे क्या हुआ था। तो समीर झूठ बोलते हुए कहता है, कुछ नहीं, तेरा एक्सीडेंट हो गया था और तू कुछ दिनों के लिए कोमा में था, लेकिन अब सब सही है। तो ममता जी पूछती हैं, कैसे हैं आप शिव, आपने हमें तो डरा ही दिया था, हमारी ही गलती है, हमें आपको अकेले भेजना ही नहीं चाहिए था। तो शिव कहता है, हम ठीक है माँ, आप परेशान मत हो, और हम अकेले कहाँ थे, इतने लोग तो थे हमारे साथ। तो ममता जी कहती हैं, हाँ हाँ पता है, इतने लोग थे तुम्हारे साथ, एक बार आप ठीक हो जाएं, हम कहीं नहीं जाने देंगे अब आपको। तो शिव, ऐसा कुछ नहीं है माँ साहब, हम बिल्कुल ठीक हैं। सब बातें करते हैं और रात को फार्म हाउस चले जाते हैं। समीर भी रात में सो जाता है। शिव इसी का तो इंतजार कर रहा था। वो चुपके से उठता है और हॉस्पिटल से बाहर आकर एक पब्लिक बूथ से एक फोन करता है। फोन उठता है तो शिव कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो कौन है, इतनी रात को फोन कर रहा है। तो शिव कहता है, कैसे हो जोरावर। इतना सुनते ही जोरावर बिस्तर से उछल पड़ता है और हकलाते हुए कहता है, हैं हूँ हुकुम सा, आप ही हैं क्या, आप ही हैं हुकुम। तो शिव कहता है, हाँ जोरावर हम ही हैं। तो जोरावर पूछता है, कहाँ हैं आप हुकुम, और अब तक कहाँ थे, हमें आपसे मिलना है, आप बताइए कहाँ हैं, हम आते हैं आपके पास। तो शिव कहता है, कहाँ हैं ये तो नहीं बता सकते, लेकिन मिलेंगे हम आपसे 3 दिन बाद, हम आपको फ़ोन करके बताएंगे कि कहाँ मिलना है। तब तक आप किसी को नहीं बताइएगा कि हम जिंदा हैं और सही सलामत हैं। जोरावर कहता है, जी हुक्म, जैसा आप कहें। और कहता है, हुक्म आप जल्दी आ जाइए, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। तो शिव कहता है, बहुत जल्द आएंगे हम जोरावर, हम सब ठीक कर देंगे, मिलकर बात करते हैं। ये कहकर फ़ोन काट देता है। शिव रखकर अपने ख्यालों में खो जाता है। उसे याद आता है कि उसके बाबा ने कहा था कि कुछ भी दिक्कत हो तो जोरावर को याद करना, वह हमारा सबसे भरोसेमंद आदमी है। शिव ख्यालों से बाहर अपने कमरे में आ जाता है। शिव अब ठीक था तो डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। तो सब लोग उसे लेकर इंदौर आ गए। इतने दिनों में शिव ने गौरी से कम ही बात की थी, क्योंकि वो अब आगे नहीं बढ़ना चाहता था। घर आते ही अखिल तुरंत शिव के पास आता है और पूछता है, चाचू आपको क्या हुआ है। तो शिव कहता है, कुछ नहीं बेटा,
बस थोड़ी सी चोट लग गई थी, लेकिन अब ठीक है। तो अखिल फिर पूछता है, अभी भी दर्द होता है? तो शिव कहता है, नहीं बेटा। तभी शिवानी आरती की थाल लेकर आती है और आरती उतारती है। शिव अंदर आता है तो शिवानी पूछती है, कैसे हैं आप शिव? तो शिव कहता है, भाभी माँ हम ठीक हैं। तो समीर मजाक करते हुए कहता है, इतनी अच्छी खातिर हो रही है कि सोच रहा हूँ मैं भी बीमार पड़ जाऊं। तो शिव उसे धौल जमाते हुए कहता है, अच्छा खातिरदारी चाहिए, अभी देता हूँ खातिरदारी। वो दोनों पूरे हॉल में भागने लगते हैं, जिसे देख सब हंसने लगते हैं। तो दादी कहती हैं, अब लग रहा है घर में कोई है। गौरी भी बड़े प्यार से शिव को देख रही होती है। उसे ऐसे देखता रोशनी देख लेती है और मुस्कुरा देती है, लेकिन कहती कुछ नहीं। सब दोस्त उसे बाद में मिलने का कहकर अपने अपने घर निकल जाते हैं। रात को शिव अपने कमरे में होता है तो ममता जी दूध का गिलास लेकर आती हैं और कहती हैं, शिव चलिए दूध पी लीजिए। गिलास रखकर वो जाने लगती हैं तो शिव कहता है, माँ साहब हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत परेशान कर दिया ना। तो ममता जी उसके सर पर हाथ रखकर कहती हैं, नहीं शिव आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आप ठीक हैं, हमें और क्या चाहिए। और गुड नाइट बोलकर वहां से निकल जाती हैं। रात में सबके सोने के बाद शिव एक बार फिर जोरावर को फोन करता है तो जोरावर फोन उठाकर कहता है, जी हुक्म बताइए कहाँ आना है। तो शिव कहता है, 2 दिन बाद हमें बताइए, इंदौर के होटल मॉडर्न वे में मिलना है। जोरावर ये सुन पूछता है, हुक्म आप इंदौर में क्या कर रहे हैं? तो शिव कहता है, आप आइए हम सब बताते हैं। और 2 दिन बाद मिलने का कहकर फोन काट देता है और गुस्से में कहता है, तुम जो कोई भी हो, तुमने मेरे माँ बाबा को मारकर अच्छा नहीं किया। अब हम तुम्हें बताते हैं दर्द किसे कहते हैं। और कुछ सोचकर सोने चला जाता है। शिव अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। 2 दिन बाद सुबह नाश्ते के टेबल पर सब बैठते हैं। आज से पहली बार लेट था तो राजवीर जी पूछते हैं, आज सिर्फ कहाँ रह गया? रोज तो हम सबसे पहले आ जाता था। तभी सिर्फ की आवाज आती है, हम यहाँ हैं बाबा साहेब। सब उसकी तरफ देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। आज उसने वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी, जिसमें उसके बाइसेप और चेस्ट काफी अच्छे से नजर आ रहे थे। करीने से सेट किए हुए बाल उसे और हैंडसम बना रहे थे। आज उसके चेहरे पर अलग ही कॉन्फिडेंस दिख रहा था। सिर्फ सबको गुड मॉर्निंग विश करता हुआ आकर बैठ जाता है। किसी की आवाज न सुन शिव सिर ऊपर करके देखता है तो सब उसे ही घूर रहे होते हैं। तो शिव कहता है, क्या हुआ, आप सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो दादी मजाक करते हुए कहती हैं, क्यों ये क्या पहना है आपने? तो शिव पूछता है, दादी आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं, हम अच्छे नहीं लग रहे क्या? तो दादी कहती हैं, अच्छे नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। किसी के साथ डेट पर जाना है जो इस तरह तैयार हुए हैं। ये सुनकर गौरी को न जाने क्यों अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। तो शिव कहता है, नहीं दादी मैं तो बस कॉलेज ही जा रहा हूँ। आजकल शिव गौरी को जहाँ तक हो सके इग्नोर ही करता था, जिसका कारण वो समझ नहीं पा रही थी। वो दोनों कॉलेज के लिए निकलते हैं तो रास्ते में शिव कुछ नहीं बोल रहा होता है तो गौरी ही बात शुरू करने के इरादे से कहती है, तो शिव आज इतने दिनों के बाद कॉलेज जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? तो शिव बस अच्छा लग रहा है जवाब देता है और शांत हो जाता है। गौरी चिढ़ जाती है और मन ही मन कहती है, वैसे तो जब देखो तब कुछ ना कुछ बोलते ही रहते थे, लेकिन आज इन्हें सांप सूंघ गया है, जैसे बोलने में भी टैक्स लग रहा हो। तो शिव गौरी को बिना देखे बोलता है, गौरी जी आज आप अकेले ही आ जाइएगा, हम समीर के साथ ही आ जाएंगे। वो लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। आज सारी लड़कियां जो कभी शिव को देखती तक नहीं थीं, वहीं सारी लड़कियां उसे आज मुड़ मुड़ कर देख रही थीं, जिसे देख सारे लड़के जले जा रहे थे। शिव लगी इतना स्मार्ट रहा था, सारी लड़कियों को शिव को ऐसे देखता देखकर गौरी तो जल जाती है और मन ही मन कहती है, देखो इन सबको, देख तो ऐसे रही हैं कि अभी खा जाएंगी। शिव क्या जरूरत थी इतना स्मार्ट बन के आने की, बड़े आए। गौरी को शिव को ऐसे देखता देख रोशनी मुस्कुराती है और गौरी की चुटकी लेते हुए कहती है, क्या हुआ गौरी, किसे देख रही हो? तो गौरी शिव से नजर हटा लेती है और कहती है, किसी को नहीं देख रही थी। तो रोशनी कहती है,
तो देखना यार, ये सब कितना स्मार्ट लग रहा है ना। अगर मैं राज से प्यार ना करती तो पक्का सिप पर ट्राई करती। तो गौरी गुस्से से घूर कर रोशनी को देखती है और वहां से चली जाती है, जिसे देख रोशनी मुस्कुरा देती है। इधर समीर जब शिव को देखता है तो कहता है, ओहो भाई, आज कहाँ बिजली गिराने का इरादा है। तो शिव कहता है, बकवास बंद कर, चल क्लास के लिए लेट हो रहा है। तो समीर कहता है, हाँ हाँ भाई, अब तो लेट होगी ही, वैसे तो रोज ही जल्दी आता था तू। तो शिव कहता है, क्यों, तुझे मजा आता था मुझे डांट खाता देखकर। तो समीर कहता है, अरे नहीं नहीं भाई, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, चल दोनों क्लास में चले जाते हैं। क्लास खत्म होते ही शिव बाहर कैंटीन में जाने लगता है कि तभी उसके फोन पर मैसेज आता है, हुक्म, हम आ गए हैं। तो शिव उसे इंतजार करने का बोल समीर से कहता है, यार सुन, मैं ना आज किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, गौरी या कोई पूछे तो कह देना मैं तेरे साथ हूँ, वरना सब परेशान हो जाएंगे। समीर कहता है, ऐसा क्या काम है जो तू अकेले जा रहा है, मैं भी चलता हूँ ना तेरे साथ। तो शिव तुरंत कहता है, अरे नहीं नहीं, तुझे आने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपने डर का सामना खुद करना चाहता हूँ। शिव झूठ बोलता है। तो समीर कहता है, ठीक है, लेकिन तुझे कहीं जरूरत हो तुरंत मुझे फोन करेगा। शिव ठीक है बोलकर वहां से निकल जाता है। 1 घंटे बाद शिव जोरावर के सामने होता है। जोरावर शिव को देखकर उसके पैरों में झुक जाता है और कहता है, कहाँ थे आप हुक्म, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, क्या हुआ था आपको, और आप यहाँ कैसे। तो शिव कहता है, पहले तुम उठो फिर बताता हूँ क्या हुआ था और मैं यहाँ कैसे। तो शिव अपनी अब तक की सारी कहानी जोरावर को सुना देता है, जिसे सुन जोरावर कहता है, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो राजवीर जी ने आपको उस दिन बचा लिया। तो शिव पूछता है, वहाँ क्या हाल है। जोरावर, चाचा चाची और राधिका कैसी हैं, सब लोग ठीक तो हैं, और कंपनी के क्या हाल हैं। तो जोरावर बताता है, हुक्म, कुछ ठीक नहीं है, राजा साहब और बड़े हुक्म के जाने के बाद चाचा चाची तो जैसे टूट ही गए हैं, बस आपके आने की राह देखते रहते हैं। और हुक्म, कंपनी तो और भी बुरी हालत में है, कंपनी पे 250 करोड़ का लोन हो चुका है, कंपनी नीलाम होने के कगार पर है, सारे प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल रहे हैं। ये सब सुन शिव की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, जिसे देख जोरावर डर जाता है और डरते डरते कहता है, हुक्म, आप अब चलिए, वहाँ आपकी जरूरत है। तो शिव कहता है, नहीं जोरावर, उसमें अभी समय है, पहले ये बताओ कि उस रात वो लोग कौन थे जिसने हमारे और तुम्हारे माँ बाप को मारा। दरअसल जोरावर के पिता शिव के पिता के गार्ड थे। उस रात शिव के माँ बाप के साथ जोरावर के पापा की भी हत्या हुई थी। हुक्म, आपके चाचा साहब को लगता है कि उनके भाई साहब को उनके किसी दुश्मन ने मारा है, लेकिन ऐसा नहीं था, उन्हें जिसने मारा वो तो मिला भी नहीं था। तो शिव गुस्से से पूछता है, किसने उन्हें मारा था। जोरावर कहता है, हुक्म, राणा के आदमियों ने मारा था बड़े हुक्म को, वही है जिसकी वजह से हमारी कंपनी भी नीलामी के कगार पर है। वो खुद तो कभी सामने नहीं आता, सारे काम अपने आदमियों से करवाता है। मैंने उस रात बेहोश होने से पहले 2 आदमियों के चेहरे देखे थे। तो उसे पूछता है, कौन थे वो लोग, नाम बताओ उनके। तो जोरावर कहता है, हुक्म, वो सतीश और रितेश हैं। राणा का आधा काम यही लोग देखते हैं, उसके गैर कानूनी काम भी यही लोग देखते हैं। तो शिव कहता है, ठीक है, मुझे इनकी पूरी कुंडली चाहिए, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किसे मिलते हैं, सब कुछ। और हाँ, हम लंदन वाला बंगला और कुछ और प्रॉपर्टी है उसे बेचकर तुम्हें देते हैं, चाचा सा को दे देना और कहना कि मिस्टर चार्ल्स ने दिए हैं। और अगर वो कहें कि उनसे मिलना चाहते हैं तो कहना कि वो किसी काम से बाहर गए हैं, 3 महीने बाद ही आएंगे। तो जोरावर कहता है, हुक्म, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अब भी मेहरा वाला प्रोजेक्ट है, वो हमें मिल गया है तो सब ठीक हो जाएगा। तो उसे मुस्कुराकर कहता है, जोरावर, तुम अब भी नहीं समझे, वो प्रोजेक्ट भी हमें नहीं मिलेगा, देखना शायद 1-2 दिन में ही उनका फोन आएगा कि वो ये डील नहीं कर सकते। तो जोरावर पूछता है, क्यों हुक्म। तो शिव कहता है, क्योंकि हमारे ही ऑफिस में कोई खबरी है जो राणा को सारी खबर पहुंचा रहा है, पता करो उसका, उसे हम खुद सजा देंगे। तो जोरावर कहता है, लेकिन हुक्म, वो प्रॉपर्टी तो बड़े हुक्म ने आपके लिए खरीदी थी। तो शिव कहता है, उस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे जोरावर, जब हमारी इज्जत नीलाम हो जाएगी। वो कंपनी दादाजी की इज्जत थी, जिसे उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लगाकर बनाई थी, और अब वो हमारी इज्जत है, उसे हमें ही बचाना है। मैं तुम्हें 3-4 दिन में कॉल करता हूँ,
तब तक तुम उन दोनों कमीनों का पता लगाओ। इतना बोल सिप वहां से निकल जाता है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।